और चलिए सोनाली, अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। तो सबसे पहले बात करेंगे यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि यमुना की सफाई अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि दिल्ली का हर नागरिक, हर व्यक्ति इसमें भागीदारी निभाएगा, भागीदार बनेगा। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि यमुना फिर से साफ और स्वच्छ बने, तो अब आपके सुझाव भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा कैसे बनेंगे, सोनाली आपको बताएगी। देखिए, यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने और उसके किनारों का बेहतर विकास करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए एक नई पहल लेकर के आया है, जिसका नाम है यमुना संवाद। इस पहल का उद्देश्य साफ है, यमुना की सफाई से जुड़े फैसले सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित न रहें, बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शहरी योजनाकारों और सबसे अहम दिल्ली के आम लोगों की राय भी इसमें शामिल की जाए। और इसी सोच के साथ डीडीए सितंबर 2026 और जनवरी 2027 में बड़े स्तर पर यमुना संवाद आयोजित करने वाली है। और इन कार्यक्रमों में यमुना की सफाई, उसके संरक्षण और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। अब देखिए, सितंबर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसी को लेकर के लगातार अब डीडी की तरफ से तैयारी शुरू की गई। और मुझे लगता है कि यमुना संवाद ये बहुत अच्छी पहल है, ताकि सरकार तो कदम उठा ही रही है, लेकिन लोग भी इसमें भागीदार बन सकते हैं। यमुना को किस तरीके से साफ करना है, क्या सुझाव है, वो दे सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, सरकार की ही जिम्मेदारी क्यों हो यमुना को साफ करने की, जब गंदा लोगों द्वारा किया जाता है, आम लोगों द्वारा उसमें कचरा डाल दिया जाता है, कूड़ा डाल दिया जाता है और पूजा से जुड़ी सामग्रियां भी बहा दी जाती है, तो सिर्फ और सरकार की जिम्मेदारी ही क्यों नहीं, ये आप लोगों की भी होनी चाहिए ना। तो देखिए, पहली कार्यशाला में सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ और कई अन्य हितधारक शामिल हुए। इस दौरान सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में ऐसा विकास हो जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे, यानी कि घाट ऐसे बने जो पर्यावरण के अनुकूल हो, बाढ़ आने पर प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित ना हो, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे सुरक्षित रखने में मदद करे। देखिए, यही नहीं, आने वाले समय में 2 और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें जल की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, सीवर और ड्रेनेज की समस्या का समाधान क्या हो, प्रकृति आधारित समाधान कैसे अपनाए जाएं और इस पूरे अभियान के लिए फंडिंग और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कैसे तैयार की जाए, जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। दरअसल हाल ही में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यमुना के पुनर्जीवन का अभियान तभी सफल होगा जब इसमें दिल्ली के लोग भी सक्रिय रूप से जुड़ेंगे। अब उपराज्यपाल का इसको लेकर के मानना है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दिल्ली में रहने वाले हर एक उस नागरिक की हो जो इस शहर में रहता है। और इसी को लेकर के ये अब अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। इसी सोच के साथ यमुना संवाद के जरिए देश और विदेश के विशेषज्ञों को भी एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि दुनिया की बेहतर तकनीक, सफल मॉडल और नए सुझाव को अपनाकर यमुना को फिर से स्वच्छ किया जाए, सुंदर किया जाए और साथ ही साथ जीवंत भी बनाया जाए। देखिए, जिस तरीके से लोग जो हैं इसमें गंदगी फैलाते हैं और फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है वो भी आता है, ऐसे में यमुना जो है हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि कैसे उसकी सफाई होगी, किस तरीके से आगे इस पर काम किया जाएगा। और जब दिल्ली की जनता इससे जुड़ेगी, अपने सुझाव भी देंगे और साथ ही साथ इसको लेकर के मिलकर सरकार के साथ काम भी करेंगे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर क्या होगा। लोग एटलीस्ट जागरूक तो होंगे कि उन्हें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, नदियों में गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोग इससे खुद ही प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को सोनाली, स्पेशली दिल्ली की जनता को समझने की आवश्यकता है कि भाई जिस शहर में आप रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखें, उसको साफ रखें। जिस तरह से सोनाली हम अक्सर मध्य प्रदेश के इंदौर देखते हैं, पहले पायदान पर बना रहता है साफ सफाई के मामले में। अगर यमुना हमारी दिल्ली की साफ हो जाएगी, दिल्ली हमारा हरा भरा रहेगा, तो भाई हम भी पहले पायदान पर जरूर बनेंगे, यानी कि पहले पायदान पर हम जरूर आएंगे। अब देखिए,
इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमने दी। इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं सोनाली कि लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यमुना की साफ सफाई केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि यमुना को आपको कैसे साफ रखना है, उसमें गंदगी नहीं डालनी है, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करते हैं। अगर आप दिल्ली में बस से सफर करते हैं या आपके घर की बेटी, बहन या पत्नी रोज डीटीसी बस से कॉलेज या फिर ऑफिस जाती है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा और आसान भी हो सकता है। क्या फैसला लेगी सोनाली, बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए 50 नई महिला विशेष बसें शुरू करने की तैयारी कर रही है। इन बसों का मकसद महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी परेशानी के सफर की सुविधा देना है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये योजना क्या है, किसे इसका फायदा मिलेगा। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सरकार की योजना के मुताबिक 50 नई महिला स्पेशल बसों में से 25 बसें यू स्पेशल यानी कि यूनिवर्सिटी स्पेशल के तौर पर चलाई जाएंगी। इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजों में आने जाने वाली छात्राओं को सीधा इससे फायदा मिलेगा। उन्हें भीड़ भाड़ वाली बसों में सफर करने की परेशानी अब नहीं होगी, वो कम हो जाएगी और कॉलेज पहुंचना पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और साथ ही साथ आसान भी हो जाएगा। क्योंकि आप जब नॉर्मल बस में सफर करती हो देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, साथ ही साथ आप समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। आप जब छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बस चलाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक तो सुरक्षा भी और साथ ही साथ समय पर वो अपने कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। सोनाली, हमारे टाइम में भी काश ये सब होता ना, कितना अच्छा रहता। तो देखिए, बाकी 25 महिला स्पेशल बसें बाहरी दिल्ली के इलाकों में चलाई जाएंगी, क्योंकि इन इलाके से रोज बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी, पढ़ाई, दूसरे कामों के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में सफर करती है। सरकार का कहना है कि इन बसों में सिर्फ महिला यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी, यानी बसें पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। सोनाली, कितना बेस्ट रहने वाला है ना कि रात के वक्त सबसे ज्यादा, देखिए दिन और सुबह का वक्त तो कट जाता है क्योंकि भीड़ होती है, लेकिन रात के वक्त महिला के लिए बस के अंदर बैठकर अपने घर की तरफ जाना, बस स्टैंड तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ऐसी बसें चलेंगी रोड पर कि सिर्फ जिसमें महिला ही महिला हो, तो भाई डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी बसें पहली बार शुरू हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में महिला स्पेशल बसें चल चुकी है, लेकिन इस बार सरकार इन्हें ज्यादा व्यवस्थित तरीके से और बड़े स्तर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है। और देखिए, सबसे खास बात यह है इशिका कि इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे, यानी कि सफर सिर्फ आसान ही नहीं होगा बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश भी की जाएगी। अब सवाल ये है कि ये बसें किन रूटों पर चलेंगी। इसके लिए सरकार सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और पिंक टिकट के इस्तेमाल का जो डेटा है वो भी देख रही है। जिस रूट पर सबसे ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं वहां महिला स्पेशल बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि बसों के रूट लोगों की जरूरत को ध्यान में रख करके तय किए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि डेटा तैयार किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि किस रूट पे महिलाएं सबसे ज्यादा हैं और महिला की सुरक्षा को देखते हुए उन रूटों पर बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और अच्छी पहल के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो बेटी बहनें बाहर जाने से डरती हैं, बस में सफर करने से डरती है, उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक ही रहने वाला है। इसी के साथ देखिए, दिल्ली सरकार लगातार अपने बस बेड़े को भी मजबूत कर रही है। हाल ही में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल हो गई है। अब डीटीसी के पास करीब 6,600 बसें हैं, जिनमें 4,845 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 1,755 सीएनजी बसें इसमें शामिल है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि साल 2028 से 29 तक दिल्ली में करीब 14,000 आधुनिक बसों का बेड़ा तैयार किया जाएगा, यानी कि सोनाली जो सुविधाओं से लैस रहेगी और ऐसे में महिलाओं के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लोगों को बेहतर और समय पर सार्वजनिक परिवहन मिल सके, दिल्ली सरकार की यही मंशा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक नई बसें लो फ्लोर, पूरी तरह एयर कंडीशन हैं और इन्हें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इनमें दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं ताकि हर यात्री आसानी से सफर कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल
है कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए महिला स्पेशल बसों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए? मुझे तो लगता है कि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं और सरकार की तरफ से लगातार महिलाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि सरकार जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करे और जल्दी से जल्दी इन रूटों पर स्पेशल जो महिला स्पेशल जो बसें हैं उन्हें शुरू करे, ताकि महिला आसानी से जहां पर पहुंचना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, चाहे वो कॉलेज जाना चाहती हैं या ऑफिस जाना चाहती हैं, अच्छे से पहुंच जाएं। बिल्कुल सोनाली, दिल्ली की आबादी भी लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए सरकार अगर इस तरह का फैसला लेती है जल्द से जल्द, यानी कि अपने बेड़े में और भी ज्यादा बसें स्पेशली जो महिलाओं से जुड़ी हो, जिसमें सिर्फ महिला ही सफर कर सके, कोई पुरुष उसमें शामिल नहीं हो सकता, ऐसी बसों की शुरुआत तो सोनाली बहुत ही जल्द कर देनी चाहिए। बहरहाल सोनाली, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं जो कि ट्रेन से जुड़ी हुई है। देखिए, अगर आप दिल्ली के आदर्श नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, अशोक विहार, मॉडल टाउन, शालीमार बाग या आसपास के इलाकों में रहते हैं, यानी कि बेसिकली आप दिल्ली में रहते हैं, तो अक्सर पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश की यात्रा तो करते ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को पहाड़ जाने का शौक बहुत ज्यादा होता है, हरियाली देखने का भी बहुत शौक होता है। तो ये खबर आपके लिए बेहद ही काम की है, जरूरी है, सुनिएगा। अब आपको सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लंबा सफर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। अब ये पूरी खबर क्या है, खुशखबरी कैसे है लोगों के लिए, बताइए सर। बिल्कुल, अब सबसे पहले जानिए कि आखिर कौन सी 2 ट्रेनें आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। पहली है दिल्ली कालका एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14331, और दूसरी है दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 14053। यानी कि अब इन दोनों ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को सीधे आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से चढ़ने और उतरने की सुविधा दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर किसको इसका फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि आप उत्तर या फिर पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं और आपको चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कालका, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब या फिर हिमाचल प्रदेश जाना है, तो पहले आपको नई दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में ही काफी समय और पैसा खर्च हो जाता था। ट्रैफिक, ऑटो या कैब का किराया, स्टेशन तक पहुंचने की परेशानी, अलग अलग परेशानियां होती थी इशिका। लेकिन अब आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन मिलने से आपकी यात्रा काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब आप समय से पहुंच भी सकती हैं। कैब, अगर आप कैब कर रही हैं, ऑटो कर रही हैं, उसका भी खर्च जो है वो बच जाएगा और आप नई दिल्ली जाने से बच जाएंगे। सीधे आप जा सकते हैं और अपना ट्रेन जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि दिल्ली वालों के अंदर चुल रहती है पहाड़ों में जाने की। शिमला, कांगड़ा, हिमाचल के कई इलाकों की ओर जाने वाली यात्रियों के लिए ये सुविधा राहत लेकर आई है। पंजाब और हरियाणा जाने वाले यात्रियों को भी अब लंबी दूरी तय करके दूसरे रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप धार्मिक यात्रा पर श्री फतेहगढ़ साहिब या श्री आनंदपुर साहिब जाते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब इन धार्मिक स्थलों की यात्रा पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी आदर्श नगर में मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और ये फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोनाली, बिल्कुल, और कुल मिलाकर अगर हम देखें इशिका, तो अगर आप उत्तर या फिर पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं तो अब आपकी रेल यात्रा पहले से ज्यादा आसान, सुविधाजनक और समय बचाने वाली होने वाली है। नई दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन तक जाने की झंझट अब काफी हद तक कम होगी और हजारों नहीं बल्कि लाखों यात्री जो यात्रा करते हैं सीधे तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे की अपडेट जो है वो भी दे देते हैं। अब देखिए, सोलर को लेकर के अपडेट है, जिससे बिजली बनाया जाता है। अब इसी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब सरकार सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी पर तेजी से काम कर रही है और इसी दिशा में एक नया और बेहद दिलचस्प कदम उठाया जा रहा है।
दिल्ली सचिवालय में अब सामान्य सोलर पैनल नहीं बल्कि सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री लगाने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सौर वृक्ष यानी कि जो सोलर ट्री है वो क्या होता है, ये बता दीजिए इशिका पहले। बिल्कुल, देखिए ये कोई असली पेड़ नहीं होता, ये लोहे और अन्य मजबूत सामग्री से तैयार की गई एक ऐसी संरचना होती है जो बिल्कुल पेड़ की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये पेड़ नहीं है। इसकी शाखाओं की जगह अलग अलग दिशाओं में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे दिन भर सूरज की दिशा के अनुसार घूमते रहें और ज्यादा से ज्यादा धूप को अपने अंदर समेट सके। जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतनी ज्यादा बिजली भी बनेगी। यानी जहां सामान्य सोलर पैनल एक तय दिशा में लगे रहते हैं, वहीं सौर वृक्ष के पैनल सूरज की दिशा का बेहतर इस्तेमाल कर ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अब समझते हैं कि बिजली आखिरकार बनती कैसे है। लेकिन सोलर पैनलों में फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी तकनीक का इस्तेमाल होता है। जब सूरज की किरणें इन पैनलों पर पड़ती है तो यह उन्हें सीधे बिजली में बदल देते हैं। इसके बाद यह बिजली नीचे लगी बैटरी में स्टोर की जा सकती है या जरूरत के अनुसार इस्तेमाल भी की जा सकती है। देखिए, दिल्ली सरकार फिलहाल इस प्रोजेक्ट को सचिवालय भवन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने जा रही है। यानी पहले ये देखा जाएगा कि इसका प्रदर्शन कैसा रहता है, कितनी बिजली बनती है और उसका रखरखाव कितना आसान है। अगर ये प्रयोग जो है सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के दूसरे सरकारी दफ्तरों और सरकारी भवनों में भी ऐसे सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री जो है वो लगाए जाएंगे। ये पूरा कदम केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के उद्देश्य को भी मजबूत करता है और इस योजना के तहत आम लोगों को भी अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सचिवालय में ये सोलर वृक्ष जो है लगाया जाता है तो उसको कितना फायदा मिलता है, कितनी बिजली बनती है और उसके बाद सरकार जो है इसको लेकर के आगे का फैसला लेगी। इसके साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इशिका पिछले दिनों देखने को मिला जिस तरीके से बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत हुई, मौसम सुहाना हो गया। लेकिन अब आगे क्या इसी तरीके का मौसम रहने वाला है या फिर एक बार फिर से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होने वाले हैं? क्या कुछ अपडेट है इशिका, बता दीजिए। देखिए सोनाली, बात मौसम की करें तो उमस भरी गर्मी तो शुरू हो चुकी है। सुबह ही धूप निकल गई थी, यानी कि अब बारिश तो टाटा बाय बाय बोल चुकी है। अब दिल्ली वालों को धूप का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के मन में एक ही सवाल है, बारिश आखिरकार कब होगी? पिछले कुछ दिनों तक लगातार बारिश हुई। बारिश होने के बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मानसून खत्म हो गया है। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि दिल्ली समेत पूरे देश में मौसम का ताजा हाल, ताजा अपडेट क्या कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि यहाँ की जनता काफी एक्साइटेड रहती है सोनाली कि मौसम कब सुहावना होगा और कब हम आउटिंग के लिए बाहर निकलेंगे। देखिए, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार आज और कल दिल्ली में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। अब आगे का अपडेट आप ही दे दीजिए सोनाली। बिल्कुल, तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यानी कि उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। क्यों रुकी है बारिश, ये भी जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों के मन में यही सवाल होगा कि आखिर बारिश क्यों रुक गई, वो गर्मी क्यों वापस आ गई। तो अब सवाल ये है कि बारिश अचानक क्यों रुक गई है। दरअसल मॉनसून की ट्रफ यानी कि बारिश कराने वाली मुख्य प्रणाली फिलहाल दिल्ली से थोड़ी दूर खिसक गई है और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है, ये कहना है कि आने वाले दिनों में मॉनसून फिर सक्रिय हो सकता है। यानी कि कुछ दिन लोगों को गर्मी का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। बिल्कुल, कैसा मौसम रहेगा देश भर का सोनाली, ये भी जरा बता देते हैं। अब इस बात अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर का, हमने हाल बताया आपको 11 जुलाई की रात क्या कुछ तस्वीर नजर आई, क्योंकि काफी ज्यादा मौसम जो है वो गर्मी से भरा रहा, शुष्क रहा मौसम और आने वाले दिनों में भी फिलहाल बारिश के आसार सोनाली नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि भाई बारिश यहीं तक नहीं सिमटेगी, पूरे महीने जुलाई बारिश का महीना रहता है। आगे वाले जो दिन है बारिश आपको देखने को मिल सकती है, झमाझम बारिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब अगली खबर की बात करेंगे और अगली खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। क्या खबर है समझिए। दिल्ली के हजारों साल पुराने इतिहास की अनकही कहानियां अब रिसर्च के यानी कि शोध के जरिए सामने आएंगी। पुराने अभिलेखों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और कम चर्चित स्मारकों की वैज्ञानिक पड़ताल होगी, ताकि राजधानी का प्रमाणिक इतिहास नई पीढ़ी और दुनिया तक पहुंच सके। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखाकार
अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के तहत हर साल 27 शोधकर्ताओं को 1 वर्ष तक 25,000 से लेकर के 50,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप देकर शोध कराया जाएगा। सरकार का मानना यह है कि दिल्ली हजारों वर्षों के इतिहास और अनेक सभ्यताओं की साक्षी रही है और इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख और पुरातात्विक जानकारियां अब भी बिखरी हुई हैं और नई फेलोशिप के जरिए इनका वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेज को प्रमाणिक रूप से दर्ज और डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम लोगों को दिल्ली के प्रमाणिक इतिहास तक आसानी से वो पहुंच सके। तो हर साल 27 शोधकर्ताओं को ये अवसर दिया जाएगा। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रिका, आगे क्या कुछ अपडेट है वो जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। चांदी और सोने के क्या कुछ दाम है ये भी जरा बता देते हैं। अगर सोने की कीमत की बात करें तो लगातार इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट हैं वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं और समझा देते हैं। सोने के भाव की अगर हम बात करें तो ये है 1,39,230 रुपए प्रति 10 ग्राम की बात करें। 24 कैरेट सोने की हम बात करें, चांदी की क्या कुछ कीमत है ये जरा बता दीजिए शिखर। बिल्कुल, चांदी के अगर दामों की सोनाली हम बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा दाम है 2,66,900 प्रति किलो यानी कि पर किलोग्राम आपको चांदी का ये जो मार्केट में प्राइस है वो देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए सोनाली, आप लगातार दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है। सोने की बात करें तो दाम लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, चांदी की बात करें तो चांदी के दाम भी लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं।